आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतिका के 12वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 11 पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से लिख लेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ते हैं और इसमें जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों का पहले सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। सूखी जाति को केवल सूखी में बदल लीजिए बस। वैसे सूखी जाति का अर्थ तो होगा कि जो सूखते जा रही है, लेकिन ये नहीं करना है हमको। हम केवल सूखी जाति को सूखी कर लेंगे, ठीक है। मलिन मतलब मुरझाई या मुरझाई हुई, ठीक है, मुरझाई हुई। लतिका मतलब लता का मतलब होता है वो पौधे जो बेल की तरह लपट करके किसी पर चढ़ते हैं, किसी दूसरे आधार पर, तो लतिका यानी लता। जो देखिए, जो से भी आप व्याख्या कर सकते हैं और जो को यदि में भी बदल करके व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन यदि जो से व्याख्या करेंगे तो अलग तरीके से वाक्य बनाना पड़ेगा और यदि से करेंगे तो अलग तरीके से। तो मैं जो को यदि में बदल करके व्याख्या करूँगा, तो मैं जो को यदि कर ले रहा हूँ, ठीक है। धरा का मतलब होता है भूमि, धरती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो धरा की बात हो रही है वो मथुरा के धरा की बात हो रही है, तो आप कह सकते हैं मथुरा के धरा में को बदल के पर कर लीजिए, ठीक है। पड़ी हो सरल है, ऐसे ही रहेगा। तो ये भी सरल है। पाँव मतलब पैर, तो सरल है, ऐसे ही रहेगा। के निकट माने पास। उसको का मतलब उस लता को जो आपने ऊपर देखा सूखी और मुरझाई लता है, उसके लिए आया है उसको। श्याम यानी श्री कृष्ण के सरल है, ऐसे रहेगा। ला मतलब ला करके। गिराना मतलब गिरा देना। यों माने इस प्रकार। सीधे से, देखिए सीधे से का मतलब होगा स्पष्ट रूप से या सहजता से, ठीक है। तो दो में आप कुछ भी ले लीजिए, सहजता से या स्पष्ट रूप से। प्रकट करना, देखिए प्रकट करना का मतलब प्रकट करना भी सीधे आप लिख सकते हैं, सरल है, या आप कह सकते हैं बता देना, ठीक है। दोनों कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। प्रीति मतलब प्रेम से सरल है, ऐसे ही रहेगा। वंचिता हो मतलब वंचित होकर, यानी कि रहित होकर। तो वंचित होकर ज़्यादा सरल है, तो हम लोग वंचित होकर कहेंगे, ठीक है। मेरा, ये राधा जी के लिए आया है, ऐसे ही रहेगा। तो राधा जी अपने लिए कह रही हैं मेरा। होना, ये भी सरल है। हम लोग व्याख्या करते समय देखेंगे, यदि इसमें कोई बदलाव करना होगा तो कर लेंगे, वैसे ये सरल है। अति माने अत्यधिक। देखिए मलिन, यहाँ पर एक बार मलिन आ चुका है, जिसका मतलब होता है मुरझाना। तो यहाँ पर भी मलिन का मतलब मुरझाना भी हो सकता है। चूँकि राधा जी के लिए आया है तो आप उदास भी कह सकते हैं और मलिन भी कह के आप व्याख्या कर लीजिए, क्योंकि मलिन कह के व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के जो वाक्य हैं वो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, आप चाहे जैसे बना लीजिए। अव मतलब और। सूखते मतलब सूखना। कोई चीज़ सूख जाती है तो वही है सूखना। नित्य मतलब हमेशा होता है, तो आप नित्य प्रति कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नित्य प्रति। जाना सरल है, ऐसे ही रहेगा। यदि कुछ बदलाव होगा वाक्य बनाते समय तो हम लोग व्याख्या में कर लेंगे। कोई पत्ता, दोनों सरल है, ऐसे ही रहेगा। नवल मतलब नया या नवीन। तरु माने वृक्ष या पौधा। का सरल है, ऐसे ही रहेगा। पीत मतलब पीला। जो मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे आ चुका है,
तो आप जो भी करके व्याख्या कर सकते हैं, यदि से भी कर सकते हैं। तो आप चाहे यदि में बदल लीजिए, चाहे जो रहने दीजिए, ठीक है। हो रहा हो, ये तीनों सरल है, ऐसे ही रहेगा। तो सरल है, ऐसे ही रहेगा। प्यारे, प्यारे को बदल के कर लीजिए मेरे प्यारे श्री कृष्ण। प्यारे को बदल के कर लीजिए मेरे प्यारे श्री कृष्ण। के सरल है, ऐसे ही रहेगा। दृग मतलब होता है आँख या नेत्र, आँख या नेत्र। युगल मतलब दोनों, युगल मतलब दोनों। के सामने सरल है दोनों, ऐसे ही रहेगा। ला मतलब ला करके। उसे ही, देखिए ये सरल है उसे ही, लेकिन ये जो उसे ही आया है ना, वो जो नए पेड़ का जो पत्ता पीला हो रहा है उसके ले आया है, मतलब उस पत्ते को ही, ठीक है, उस पत्ते को ही। धीरे धीरे सरल है, ऐसे ही रहेगा। संभल को कर लीजिए संभल कर। संभल को आप बदल के कर सकते हैं संभल कर रखना। सरल है, रखना, ऐसे रहेगा। और ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। उन्हें, उन्हें रहेगा तो ऐसे ही, लेकिन ये श्री कृष्ण के लिए आया है, तो आप चाहे तो उन्हें कह के व्याख्या कर लीजिए, चाहे श्री कृष्ण को, ठीक है। यूँ मतलब इस प्रकार, यूँ मतलब इस प्रकार। बताना मतलब बता देना, बताना मतलब बता देना। पीला होना सरल है, ऐसे ही रहेगा। प्रबल मतलब अत्यधिक, प्रबल मतलब अत्यधिक। दुख से सरल है, ऐसे रहेगा। प्रोषिता का मतलब होता है ऐसी स्त्री जो अपने पति से बिछड़ गई हो, या यूँ कहे कि जो अपने पति से दूर हो। तो अपने पति से बिछड़ी हुई या अपने पति से दूर हुई। सा मतलब समान, सा मतलब समान। तो प्रोषिता सा हो जाएगा, मतलब अपने पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान, अपने पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान। हमारा राधा जी के लिए अपने लिए आया है, राधा जी कह रही हैं हमारा, तो हमारा अगर बदलाव होगा तो मेरा भी हो सकता है। यहाँ पे चाहे हमारा कहिए चाहे मेरा, जैसा वाक्य में आपके बैठ जाए। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग भी जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन से लता और नवीन तरु के पीले हो रहे पत्ते के माध्यम से अपने संदेशों को श्री कृष्ण से बताने का अनुरोध कर रही हैं। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन से कहती हैं, हे प्यारी पवन। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे प्यारी पवन, यदि कोई आपको अपने जोड़ना है, कोई सूखी और मुरझाई हुई लता मथुरा की भूमि पर पड़ी हो तो तू अपने जोड़िए, तो तू उस लता को मेरे श्री कृष्ण के पाँव के पास ला करके गिरा देना। कॉमा लगाएंगे और आगे लिखेंगे इस प्रकार सहजता से प्रकट कर देना कि उनके, इतना आपने जोड़िए, कि उनके
प्रेम से वंचित होकर मैं भी अत्यंत मलिन हो गई हूँ और नित्य प्रति उसी लतिका के समान या उसी लता के समान, अपने जोड़िए, उसी लता के समान सूखती जा रही हूँ। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे फिर थोड़ा सा अपने से जोड़ेंगे। आगे राधा जी कहती हैं, हे प्यारी पवन। इतना आपको अपने से जोड़ना है। आप कहेंगे कि क्यों जोड़ना है, तो ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए, आपकी किताब में जो एक पद्यांश है वो 4 लाइन का है केवल, लेकिन आपकी परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा तो 8 लाइन का पद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, तो चूंकि 4 लाइन के बाद पद्यांश बदल जाता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 4 लाइन के बाद इतना फिर से जोड़ दीजिए। तो फिर ध्यान से सुनिए क्या जोड़ना है। आगे राधा जी कहती हैं, हे प्यारी पवन। अब आ जाए लाइन पर। यदि नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों आँखों के सामने लाकर उस पत्ते को धीरे धीरे संभल कर रख देना और उन्हें इस प्रकार से बता देना कि मैं उनके वियोग में, अपने जोड़िए, उनके वियोग में अपने पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान अत्यंत दुख से पीली हो रही हूँ। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में हम लोग रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार है, क्योंकि आप देख रहे हैं राधा जी जो हैं अपनी दूतिका पवन से श्री कृष्ण के पास अपने संदेश को भेज रही हैं कि वो किस तरह से परेशान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। यदि छंद की बात करें तो मंदाक्रांता छंद है। मैं बार बार बताता हूँ आपको हर पद्यांश में कि पवन दूतिका के सभी छंद जो हैं वो मंदाक्रांता ही हैं। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश, ये 2 अलंकार हैं। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अलंकार को जरूर आप याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि कौन से पद्यांश में कौन सा अलंकार है, क्योंकि अलंकार से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो चले हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों अलंकार कहाँ पर हैं। तो देखिए, यदि आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आया है धीरे धीरे। तो जहाँ पर कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ एक ही हो, अलग अलग ना हो, एक ही अर्थ हो, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ एक ही है कि धीरे से। ठीक है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पर देखिए प्रोषिता सा, तो प्रोषिता का जब मैंने आपको व्याख्या में बताया था तो इसका मतलब है कि अपने पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान। तो राधा जी की जो है अपनी तुलना ऐसी स्त्री से कर रहे हैं जो अपने पति से बिछड़ गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। यदि इस पद्यांश में भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है। इस पद्यांश में शैली प्रबंध है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें अभिधा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न की सूचना कैसी होती है, यानी प्रश्न पूछता कैसे है। तो देखिए, प्रश्न इसी तरह से पूछेगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसी तरह से 5 प्रश्न होंगे।
वो 5 प्रश्न ये भी हो सकते हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं और इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब ये परीक्षक के ऊपर है कि वो उन पद्यांश में से कौन सा प्रश्न बना लेता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने व्याख्या को अच्छी तरह से सुना है, संदर्भ प्रसंग को समझा है, काव्य सौंदर्य को जाना है, तो कहीं भी कोई प्रश्न आपसे पूछ ले आप लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्रमशः प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसका उत्तर भी जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, सूखी लता के माध्यम से राधा श्री कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। तो देखिए व्याख्या में मैंने आपको बताया था, तो आप क्या उत्तर लिखेंगे ध्यान से सुनिए। सूखी लता के माध्यम से राधा श्री कृष्ण को संदेश देना चाहती हैं कि उनके वियोग में वह भी उसी सूखी और मुरझाई लता के समान उनके वियोग में सूखती और मलिन होती जा रही हैं। और आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ आप समझ लीजिए। पीला पत्ता कमज़ोर होने का प्रतीक है। यदि किसी पेड़ का पत्ता पीला हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस पेड़ के पत्ते को ठीक से भोजन प्रकाश नहीं मिला, इसलिए वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो पीला पत्ता कमज़ोर होने की निशानी है। तो अब इसका उत्तर चलिए देखते हैं। आप लिखेंगे, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय है कि वे उनके वियोग में इसी पीले पत्ते के समान अत्यंत क्षीण और कमज़ोर होती जा रही हैं। बस इतना ही उत्तर है। ठीक है, तो हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए मैंने 2 अलंकार इसमें हैं, पुनरुक्त प्रकाश और उपमा। दोनों कहाँ पे हैं मैंने आपको बता भी दिया है। तो आप परीक्षा में उस लाइन को मेंशन करेंगे, उस लाइन को लिखेंगे और बताएंगे कि क्या कारण है। जैसे आप बताएंगे कि यहाँ पे धीरे धीरे एक ही शब्द एक ही 2 बार आया है, इसका अर्थ भी एक है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश है। यहाँ पर प्रोषिता सा का मतलब राधा जी जो है पति से बिछड़ी हुई स्त्री की तुलना कर रही हैं, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। ऐसे आप करके लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रबल तथा नवल शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो बहुत ही सरल है, आप 1 कक्षा 2 कक्षा से विलोम लिखते पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए प्रबल का मतलब हो जाएगा दुर्बल। प्रबल माने होता है बलशाली, तो दुर्बल या बलहीन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। यदि नवल की बात करें तो नवल का मतलब होता है नया, तो आप पुरातन भी कर सकते हैं। ठीक है, पुराना भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए यदि आपने व्याख्या ध्यान से सुना होगा तो मैंने पूरी व्याख्या बताई है, लेकिन चलिए फिर से एक बार हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और रेखांकित अंश की व्याख्या को लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या लिखते समय थोड़ा सा लिखने में हमको परिवर्तन करना पड़ता है, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यदि आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 ऐसी 4 लाइन है जहाँ पे अंडरलाइन है और हमको इन्हीं 4 लाइन की व्याख्या करनी है। एक चीज़ मैं बार बार आपसे बताता हूँ, देखिए यहाँ पे जो 4 लाइन खींची गई है ये कहीं भी हो सकती है, तो आप पूरी व्याख्या को अच्छे से तैयार किए रहिए। जहाँ भी अंडरलाइन आए उसकी व्याख्या कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे व्याख्या करेंगे ध्यान दीजिए। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, डैश डालेंगे और डैश डाल करके आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में। देखिए पद्यांश मत बोलिएगा क्योंकि आप केवल लाइन की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, पद्यांश की जगह पंक्ति बोलना पड़ेगा। तो फिर से सुनिए, आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में राधा जी अपनी दूतिका पवन से कहती हैं, हे प्यारी पवन। अब आ जाइए लाइन पर। हे प्यारी पवन, यदि नए
वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दोनों आँखों के सामने लाकर उस पीले पत्ते को धीरे धीरे संभल कर रख देना और उन्हें इस प्रकार से बता देना कि मैं भी उनके वियोग में अपने जोड़िए उनके वियोग में पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान ही अत्यंत दुख से पीली होती जा रही हूँ। और आपका ये भी प्रश्न हो जाएगा।